Hello dear students, this is the introduction for the chapter या for the subject strength of materials। ये सब्जेक्ट सभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, क्योंकि इसी सब्जेक्ट के ऊपर आपके कम से कम 7-8 सब्जेक्ट बेस्ड हैं जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो, जैसे कि डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर। हर एक सब्जेक्ट के लगभग 2 कोर्सेज होते हैं, तो एटलीस्ट 6 या 7 सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली हमें इसमें समझना रहता है व्हाट इज स्ट्रेंथ। इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे, इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो बंदा है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ काफी है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो इसने बियर कर लिया या वहन कर लिया। और ये जो दूसरा बंदा है, इसके ऊपर क्या हुआ, इसकी ताकत इतनी नहीं थी, तो जो भी आपने इसके ऊपर लोड लगाया तो ये फेल कर गया। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम करते क्या है, कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लें, उस स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोड लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने लोड लगाया, ठीक है, तो बेसिकली हमें ये एनालाइज करना होता है कि इस पूरी स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पर क्या स्ट्रेसेस पैदा होंगे, क्या मटेरियल की स्ट्रेंथ उसके ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस से ज्यादा है। तो इसी तरह से हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। फॉर एग्जांपल आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे। इस स्ट्रक्चर में जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ये पूरा का पूरा जो इसका बिल्डिंग है, ये इस कॉलम के ऊपर टिकी हुई है। आप इस कॉलम को देख पा रहे हैं? यस। तो अब हम बात करते हैं कॉलम की। व्हाट इज बेसिकली द कॉलम? कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर का मतलब होता है कि कॉलम का काम होता है कंप्रेशन या संपीड़न को बियर करना। अगर मैं इस कॉलम को यहाँ पर दिखाऊं बड़ा करके, तो ये कॉलम देखिए, इसके ऊपर लोड आ रहा है पूरी स्ट्रक्चर का और नीचे से आ रही है रिएक्शन। तो बेसिकली इस पर जबरदस्त कंप्रेशन लग रहा है। अब बात क्या होती है, अगर इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इसके ऊपर पड़ने वाले स्ट्रेस से दोनों बराबर हैं, तो ये इसे बियर कर पाएगा, और अगर ये कमजोर है तो ये वीक हो जाएगा। तो लगभग सेम ही केस हो गया जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो बेसिकली हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है, क्या मटेरियल आपका इतना कैपेबल है कि वो ऊपर से पड़ने वाले लोड को बियर कर पाए या नहीं। अब हम आते हैं अगले मटेरियल पर, बीम। अब ये बीम क्या चीज होती है? मैंने अभी आपको बताया कॉलम एक कंप्रेशन मेंबर है, इसी तरह से जो बीम होती है वो एक बेंडिंग मेंबर होती है। बेंडिंग मेंबर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बीम को बनाया जाता है ताकि वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने एक ब्रिज बना रखा है, ये एक ब्रिज की फोटो है, और ये जो ब्रिज है ये एक अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा है। इसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। मीन्स आपने ये जो बीम है, इसे बीम बोला जाता है, इसको बस आपने इन सपोर्ट्स के ऊपर सिर्फ उठाकर रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ये एक सपोर्ट हुई, ये दूसरी सपोर्ट हुई, और यहाँ पर आपने क्या दिखा रखी है, बीम दिखा रखी है। तो इसे हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और इसका काम क्या है, यहाँ पर ये जो बेंडिंग फोर्स लग रही है, मान लीजिए इस पूरे लोड को, ये जो ट्रेन उसके ऊपर चल रही है, अगर मैं इसे एक लोड से रिप्रेजेंट करूँ, तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो इतना बहुत ही ज्यादा लोड लगा हुआ है, लेकिन ये बेंड नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये काम अच्छा कर रही है। और इसी वजह से बीम को एक फ्लेक्सुरल मेंबर या बेंडिंग मेंबर कहा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि बीम किस तरीके का मेंबर होती है, ठीक है। सो अब हम बात आती है, हम इसी तरीके से अगले मेंबर की तरफ चलते हैं। इसका नाम है कैंटिलीवर बीम। अब ये कैंटिलीवर बीम, आप यहाँ पर इस कैंटिलीवर बीम की बेसिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर ये फिक्स्ड सपोर्टेड होती है। फिक्स सपोर्ट का क्या मतलब होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये पूरी तरह से फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब कि ना तो यहाँ पर रोटेशन हो सकता है, ना यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप इस पोर्शन को देखिए, ये पोर्शन जो है पूरा हवा में तैर रहा है, मीन्स उसको यहाँ से सपोर्ट दी गई है, लेकिन ये वाला पोर्शन पूरा फ्री है। बेसिकली ये क्या हो गया आपका, दिस इज अ कैंटिलीवर पोर्शन। सेम इस स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पर भी एक कैंटिलीवर पार्ट है, और अगर आरसीसी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये एक कैंटिलीवर
स्लैब है। तो बेसिकली ये जो कैंटिलीवर बीम है, काम इसका क्या है, इसका काम भी बेंडिंग को रेजिस्ट करना है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि इसमें एक तरफ एक सपोर्ट दी जाती है और दूसरे एंड पर कोई सपोर्ट नहीं होती। अब हम देखते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वो उस पर पड़ने वाले स्ट्रेस से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, इस कॉलम पर ऊपर से जितना भी टोटल लोड पड़ रहा है, टोटल लोड मतलब जितना भी इसका डेड लोड है, जो लाइव लोड है, ये जो लोड है इसको अगर मैं फोर्स P से रिप्रेजेंट करूं, तो अगर आप इस फोर्स P को इस क्रॉस सेक्शन के टोटल एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस मिल जाएगा। सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, P/A। स्ट्रेस बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। अभी हम ज्यादा डिटेल में ना जाएं, तो स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं यहां से एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन काट लेता हूं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो जो ये जो मैंने इस तरीके से एरोज दिखा रहे हैं, ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं। जो लेट से जो फोर्स है वो 50 न्यूटन है और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 5 मीटर स्क्वायर है। तो आपका जो स्ट्रेस हो जाएगा सिंपल, बेसिकली 50/5 मतलब क्या हो गया, बराबर 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ईच मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं इंजीनियरिंग में, दो तरीके के स्ट्रेस होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, जिसे नॉमिनल स्ट्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर P/A0, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। A0 इज द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्पेसिमेन टेकन। अब ये ओरिजिनल का क्या मतलब है, ओरिजिनल समझने के लिए हम थोड़ा इधर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस फिगर को देखिए, जो पहली वाली जो फिगर है, इस पर आपने मान लीजिए कंप्रेशन लोड लगाया। जब आप इस पर कंप्रेशन लगाएंगे तो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसकी लेंथ इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो कम हो चुकी है और एरिया इसका बढ़ चुका है। ये किसी भी मटेरियल की नेचुरल टेंडेंसी होती है, जब उस पर कंप्रेशन फोर्स लगाया जाता है तो उसकी जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है और उसकी जो साइड है वो कम हो जाती है। ये तभी ऐसा होता है जब पॉइजन रेशियो इसका परमिट कर रहा हो। पॉइजन रेशियो हम आगे देखेंगे। तो ओरिजिनल का क्या मतलब है, ओरिजिनल मतलब कि जो स्टार्टिंग में था एरिया, हम उस एरिया को मानकर चलते हैं। ये वाला जो एरिया है हम उसे ही मानकर इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं। हम इसे इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट सा चेंज होता है, इस वजह से हम इसी से ही काम चला लेते हैं। और दूसरी बात, ओरिजिन, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ओरिजिन आपने कहाँ पढ़ा था, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस में ओरिजिन पढ़े थे। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसको क्या कहा जाता था, इसको याद करो, इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता था और इसे बोलते थे ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब होता है जहां से कोई भी चीज स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा मटेरियल ले, यहाँ पर जो मैंने दे रखा है, इस पर अगर मैं टेंशन फोर्स लगाऊं तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आपको इंजीनियरिंग स्ट्रेस या जो स्ट्रेस जिसकी हमें पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चरल एनालिसिस RCC में बात करनी है, ठीक है, तो दिस विल बी द एरिया यू हैव टू कंसीडर। इस एरिया को आपको कंसीडर नहीं करना। ठीक, अब बात आती है ट्रू स्ट्रेसेस की। ये एक्चुअली ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रू स्ट्रेस किसे कहते हैं। ट्रू स्ट्रेस मैथमेटिकली यहाँ पर बस इतना सा फर्क हो जाता है, ए की जगह जो आप यहाँ पर एरिया लेते हो, ये एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन हो जाता है। ठीक है, इसका मीन्स अगर आप कंप्रेशन कर रहे हैं तो A0 बढ़ जाएगा और अगर आप टेंशन लगा रहे हैं तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक, तो अब बात आती है स्ट्रेन की। जहां पर भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे वहां पर हम स्ट्रेन की बात जरूर करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट बार बिकम्स लॉन्गर व्हेन इन टेंशन एंड शॉर्टर व्हेन इन कंप्रेशन। सीधी सी बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक कैंटिलीवर बीम मैंने दिखा रखी है। यहाँ पर आपने टेंशन लगाई तो इसकी लेंथ बढ़ गई, और यहाँ पर आपने कंप्रेशन लगाया तो इसकी लेंथ शॉर्ट हो गई। तो बेसिकली जो स्ट्रेन हुआ वो बेसिकली चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होगी। अब आप देखिए, मान लीजिए ये जो डेल है ये होता है चेंज इन लेंथ, ये भी आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मेजर करोगे, और लेंथ ये भी आप मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मेजर करोगे। तो बेसिकली ऊपर से ये दोनों कट जाएंगे और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। इसी तरीके से देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेन्स। पहला स्ट्रेन बोला जाता है इंजीनियरिंग और नॉर्मल स्ट्रेन। इंजीनियरिंग नॉर्मल स्ट्रेन आर कैलकुलेटेड व्हेन लेंथ ऑफ मेंबर इज टेकन एज। जिस तरह से आपने स्ट्रेस कैलकुलेट किया था और ओरिजिनल एरिया लिया था, यहाँ पर भी आप ओरिजिनल लेंथ लेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे अजम्पशन लिए जाते हैं ताकि चीजों को आसान कर दिया जाए। तो इस वजह से जो L0 है ओरिजिनल, मैंने इंजीनियरिंग में ओरिजिनल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में है। ठीक है, और एक्चुअल लेंथ का मतलब होता है जो कि इस इंस्टेंट पर है, मतलब जो आपने लोड लगा दिया उसकी लेंथ बढ़ गई तो उसे एक्चुअल लेंथ कहते हैं। तो साधारण कॉमन मैन की भाषा में ओरिजिनल में इतना फर्क नहीं होता, लेकिन एज एन इंजीनियर आपको ओरिजिनल और एक्चुअल का मतलब फर्क पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब हम दूसरी पॉइंट पर आते हैं, ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेन। जिस तरह से हमने स्ट्रेस की बात की थी उसी तरीके से हम इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जो स्ट्रेन निकालोगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई LA, दिस विल बी एक्चुअल लेंथ ऑफ द मेंबर। अब हम एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे जिससे आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का छोटा सा कंसेप्ट समझ जाओगे। तो इसमें है प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार का क्या मतलब होता है। प्रिज्मेटिक बार का मतलब होता है वो मेंबर जिसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहता है। ये जितने भी मेंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सभी प्रिज्मेटिक हैं। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जो उसकी डायमेंशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सेम है। मान लीजिए अगर ये प्रिज्मेटिक ना होता तो इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती, या तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा होता या घट रहा होता या बढ़ कुछ भी हो रहा होता, पर कांस्टेंट नहीं होता। तो इसका मतलब प्रिज्मेटिक बार का मतलब हो गया कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया या कांस्टेंट प्रकाष्ठ वाली जो बार है, इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 20x40 mm का है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। लेंथ 2.8 mm है, ये यहाँ पर दी हुई है, और इस पर एक्सियल टेंसाइल फोर्स 70 kN का लगाया है। ठीक है, गुड। द मेजर्ड एलोंगेशन ऑफ द बार इज 1.2 mm। मीन जब आपने इस पे 70 kN का टेंशन लगाया, टेंशन एक छोटी सी चीज हम समझ लेते हैं, कोई भी मटेरियल है अगर उस पर इस तरीके से फोर्स दिखाई गई है बाहर की तरफ तो उसे बोला जाता है टेंशन में, और अगर उस पर फोर्स अंदर की तरफ लगाती हुई दिखाई जाती है तो उसे हम कंप्रेशन में बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर 70 kN का फोर्स लग रहा था। तो मेजर्ड एलोंगेशन, एलोंगेशन मतलब जो इसकी लंबाई में जो इंक्रीमेंट हुआ था, एलोंगेशन ये लॉन्ग वर्ड से बना है, 1.2 mm का है। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, आपको टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन दोनों कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पर मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। जब आपने 70 kN का लोड लगाया तो इसकी लेंथ किससे बढ़ गई, 1.2 mm से। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस के लिए आपको ये एक और चीज, इसको अगर आप यहाँ से काट कर देखोगे तो इसका क्रॉस सेक्शन आपको ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस निकालने के लिए हम फॉर्मूला पता ही है, P/A। फोर्स है आपकी 70 kN, 1 किलो में 1000 होते हैं, तो 1 kN में 1000 न्यूटन हो गए, तो 70 × 10³ न्यूटन, और एरिया आपका दिया हुआ है 20 × 40 mm², तो आपका जो सिग्मा आ गया 87.5 मेगा पास्कल। थोड़ा हमें समझना पड़ेगा ये मेगा पास्कल का क्या कंसेप्ट है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है उसे हम बोलते हैं पास्कल, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका पास्कल। और अगर मैं इसमें 10⁶ की मल्टीप्लाई कर दूं इधर भी और इधर भी, तो
आप समझते हैं 1 मीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होते हैं, 10 की पावर 6। तो मैं 10 की पावर 6 अगर हटा दूं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 10 की पावर 6 पास्कल को आप लिख सकते हो मेगा पास्कल। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर किसके बराबर है, मेगा पास्कल के। ये छोटे छोटे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसी तरीके से स्ट्रेन जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो यूनिट आप डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ की रखोगे वो यूनिट आप लेंथ की रखोगे। दिस इज बेसिकली जो चेंज इन लेंथ हो रही है वो 1.2 mm है, और जो इनिशियल लेंथ है वो 2.8 मीटर है, मतलब 2.8 इंटू 1000 मिलीमीटर। तो ये आपका स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बेसिकली क्वेश्चन आपके थॉट्स के ऊपर बेस्ड है, मीन्स आपको थोड़ा सोचना है इस चीज के बारे में। मैंने एक फ्री एंडेड बीम दिखाई है। फ्री एंडेड बीम मीन्स यहाँ पर मैंने इसे किसी तरीके से नहीं रोक रखा है, मतलब ये फ्री एक्सपैंड हो सकती है या फ्री कॉन्टैक्ट हो सकती है। इसमें हीट लगाई गई है यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। आप देख सकते हैं इस बीम के ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ मैंने हीट लगा रखी है। किसी भी मटेरियल को अगर हीट किया जाए तो क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। चलो, तो इतनी नॉलेज से आपको ये बताना है कि यहाँ पर किस तरीके का स्ट्रेन जनरेट होगा, टेंसाइल, कंप्रेसिव, जीरो या नन, और व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस विल जनरेट, टेंसाइल, कंप्रेसिव, जीरो या नन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप सोचेंगे, बेसिकली इस चीज को समझ के आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस बराबर P/A, ये तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन हर जगह फॉर्मूला नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाय।